स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने कि बहुत दिनों तक हम सबको परेशान रख लिया है। आप सबको मालूम है कि एक ऐसी दुर्घटना जिसने भारतवासियों को झकझोर दिया, रेल यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए, टेंशन्स बना दी। और हमारे एक समाज की व्यवस्था है इस तरह की कि यदि कोई दुर्घटना भी हो तो हम दुर्घटना पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के तुरंत बाद कारण जानने निकलते हैं अल्टीमेटली हुआ कैसे, और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं अपने कारणों में कि भविष्य में ऐसा ना हो। ये आपका और हमारा सबसे पहला प्रयास रहता है ना। तो इसी क्रम में आज के सेशन में हम बताने जा रहे हैं कि जो हाल ही के अंदर उड़ीसा में रेल हादसा हुआ जिसके मरने वालों की संख्या लगभग 250 हो गई है, वहां पर एक बड़ा प्रश्न निकल कर आया है और वो है इंटरलॉकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। तो आज के सेशन में हम ये टेक्निकल बात भी समझेंगे, लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले आपको अपडेट दे दें अब तक की इस पूरी घटना का। यदि आपने अपनी पाठशाला पर इस सेशन को अभी तक नहीं सुना है, क्या हुआ कैसे हुआ, तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस पर सेशन आज से 2 दिन पहले 3 जून के दिन कर दिया था। ठीक है, अभी के लिए जो करंट में खबर चल रही है वो इस प्रकार से है कि उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हाइलाइट्स 288 डेड। कहीं 288 आ रहा है, कुछ कोई 275 आ रहा है, इस प्रकार से खबर है। इसके साथ साथ आप देखते हैं सीबीआई की जांच की डिमांड की गई है बालासोर के अंदर कि ऐसे हादसे में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच भी आया है तो निश्चित ही उसकी जांच की जानी चाहिए। और इसके लिए सीबीआई से जांच की मांग सरकार ने खुद ने सोच ली है कि हां, हम इस जांच को सीबीआई से करवाएंगे, ऐसा खुद रेल मंत्री ने कहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न आता है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरनॉटिक ब्लेम फॉर ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि अल्टीमेटली ये चीज है क्या जिसकी वजह से ये सब हुआ कैसे था। अब थोड़ा सा उस पर चलते हैं। देखिए साथियों, यहां पर ना एक लूप लाइन होती है। लूप लाइन क्या होती है? अगर कभी आप रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने देखा होगा यहां पर 2 प्रकार की पटरियां रेलवे पर होती ही हैं। अब मतलब डबल ट्रैक स्टेशन पर जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि एक ट्रेन के आने का रास्ता, एक ट्रेन के जाने का रास्ता। एक आने का रास्ता अपलाइन, जाने का रास्ता डाउन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये तो मेन ट्रैक हो गया। मेन ट्रैक के साथ साथ कुछ लूप लाइंस होती हैं। लूप लाइंस का मतलब हो गया साइड में ट्रेन को, जैसे गाड़ियों को पार्क कर दिया जाता है, रोड के बगल में पार्किंग बनाई जाती है, ऐसे ही ट्रेन के साइड में लूप लाइन बनाई जाती है। जैसे ये पटरियां अप और डाउन लाइंस की पटरियां हैं, तो पटरियों से एक इस तरह का ट्रैक निकाला जाता है जिसे हम लूप लाइन कहते हैं। लूप का अर्थ हुआ कि आप मेन रूट पर, हाईवे पर नहीं खड़े हैं, आप साइड की पटरी पर जाकर खड़े हो गए। तो कई बार आपने प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी मालगाड़ियों को खड़े देखा होगा, वो लूप लाइंस पर खड़ी होती हैं। और जो बीच का रास्ता होता है जहां से कोई भी ट्रेन एकदम थ्रू निकलती है, वो मेन हाईवे होता है। सामान्यतः जंक्शंस जो होते हैं वो लूप लाइन पर बने होते हैं और कई लूप लाइंस बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बनाई जाती हैं। ऐसे ही यहां पर जहां दुर्घटना हुई बालासोर में, वहां पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। उस मालगाड़ी के साथ, मालगाड़ी अपनी जगह खड़ी हुई है, गुड्स ट्रेन अपनी जगह खड़ी हुई है, कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और वो खुद भी लूप लाइन पर मुड़ जाती है। अब बड़ा सवाल यह बना कि कोरोमंडल लूप लाइन पर मुड़ी कैसे, अर्थात उसे अगर सीधा जाना था तो सीधा जाना चाहिए था, वो पटरी से यूं घूम करके आ कैसे गई? इसे टेक्निकली इस रूट पर तो नहीं आना चाहिए था। तो यहां पर आने में इस वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंजिंग सिस्टम जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो यहीं पर लगा हुआ होता है कि पटरी आफ्टर ऑल, मैंने आपको जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन भी कहा था कि जो ड्राइवर होता है ना, पायलट जिसे आप कहते हैं, वो गाड़ी घुमाता नहीं है। गाड़ी घुमाने का काम तो बैठा हुआ सिग्नल स्टाफ करता है, जो कि जंक्शन पर बैठा हुआ है, स्टेशन पर बैठा हुआ है। वो सिग्नल स्टाफ खुद से पटरियों को घुमा देता है, गाड़ी अपने आप उस ट्रैक पर चल जाती है। ड्राइवर के हाथ में गाड़ी को तेज करना और धीरे करना होता है, हॉर्न मारना होता है, आपातकाल में ब्रेक लेने होते हैं। अदरवाइज हर चीज स्टेशन से कंट्रोल हो रही होती है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ है, यह स्टेशन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसने गड़बड़ की है। ठीक है ना। अभी कहां हुआ? तो साहब ये ट्रेन घूम करके इस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकराती है। मालगाड़ी से टकराती है तो इस ट्रेन की कुछ बोगियां, भाई टक्कर खड़ी गाड़ी से जाकर हुई है, तो यहां से कुछ बोगियां उतर करके दूसरी तरफ वाली आ रही ट्रेन के सामने आ जाती हैं। भाई ये हिली और हिलने से कुछ बोगियां, क्योंकि सामने से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी, जब ये खड़ी हुई ट्रेन से टकराई तो कोरोमंडल की कुछ बोगियां दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ बोले तो जो डाउन टाइम से आ रही जो पटरियां हैं उनके सामने चली गई।
वहां पर चली गई तो इससे उतर करके वो भी पटरियों से टकरा गई। यानी कुछ बोगियां जो दूसरे ट्रैक पर जाकर गई, यानी इसकी बोगियां इस ट्रैक पर गई तो हावड़ा सुपरफास्ट से वो टकरा गई। इस प्रकार से 3 ट्रेनों का भीषण हादसा हुआ। खड़ी गाड़ी से टकराई कोरोमंडल, और ये बात क्लियर होने में बहुत समय लग गया कि अल्टीमेटली हुआ क्या था। ठीक है, अच्छा, ऐसी स्थिति में ये चीज उठ करके यहां आ गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये सारी घटना मैंने आपको बता दिया हुआ क्या। अब ये जो देखिए, हावड़ा की तरफ, जो चेन्नई की तरफ जाने वाली थी वो अपलाइन थी, और हावड़ा की तरफ जाने वाली जो थी वो डाउन लाइन थी। उनकी वजह से ये सारी की सारी, ये तो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, ये अपलाइन पर ये डाउन लाइन पर आ रही थी, और डाउन लाइन को वापस से सही कर दिया गया है। सही होने के पीछे कारण क्या है? ये बोगियां उठ करके इधर गिरी थी, तो अब ये ट्रैक वापस चालू हो गया, तो ये ट्रैक खुल गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी जानकारी मैंने अब आपको दे दी। अब आते हैं जो परेशानी की जड़ निकली, कैसे ये मामला बिगड़ा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। ये यहां पर आप लिखी हुई एक लाइन देख रहे हैं, दैट इज लूप लाइन। ये जो लूप लाइन शब्द आप देख रहे हैं, इस जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके बारे में सारी चर्चाएं की जा रही हैं कि इसी खेले ने सारा सिस्टम बिगाड़ा है। तो स्टेशन पर कुछ इस प्रकार से साथियों एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का डिजिटल मैप लगा हुआ होता है, जिसमें ट्रेन कौन सी कहां चल रही है, लूप लाइन पर कौन सी ट्रेन खड़ी है, कौन सा सिग्नल सही से काम कर रहा है, उस सारी चीजें देखने के लिए व्यक्ति सामने बैठे हुए होते हैं, जो यहीं से सारे काम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। दुनिया के अधिकांश देश जो रेलवे में, मतलब रेलवे इसके को ऑपरेट करते हैं, ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, अधिकांश देश इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी ये जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अब आप मंत्री जी का बयान सुनिए। इससे कोई संबंध नहीं, प्रवक्ता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया, उसकी वजह से ये परेशानी आई है। से निकलेगा, इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में इन्होंने पूरी कहानी कही। अब ये इंटरलॉकिंग होती क्या है, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। असल में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है ना, वो 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनमें सबसे पहला है पॉइंट, दूसरा है ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस, और तीसरा है सिग्नल। अब ये क्या कहानी है? असल में जब भी ट्रेन ट्रैक पर होती है तो 3 प्रकार की डिवाइसेस से ही सारा काम निर्धारित होता है। कौन सी डिवाइसेस? कभी आपने अगर ट्रैक को ध्यान से देखा हो, खाली ट्रैक को ध्यान से देखा हो, तो आपको पटरियां आपस में कुछ इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। किस प्रकार से? आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। आप में से अधिकांश लोग इस चीज को पहचानते हैं, ये सिग्नल होता है। सिग्नल रेड, ग्रीन, येलो, कि भाई रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो इसका मतलब चलते रहना, येलो है तो रुक कर चलना है। ठीक है, अच्छा। दूसरा होता है ट्रैक, मतलब ग्रीन का, येलो का मतलब अब चलने वाला है, वो वाला स्थान। फिर होता है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट आर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑल्सो नोन एज ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइसेस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन। अच्छा, अब ये क्या होता है? देखो, आप अगर ट्रैक को ध्यान से देख रहे हो ना, कई डब्बे से लगे हुए हैं। देखो, आपको यहां पर एक डब्बा सा दिखाई दे रहा होगा, एक डब्बा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक डब्बा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां डब्बा दिखाई, पटरियों के किनारे ही कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। देखो, आपको यहां पर बॉक्सेस रखे दिखाई दे रहे हैं। अब ये बॉक्सेस क्या होते हैं? असल में होता क्या है, जब ट्रैक पर से पहिए गुजरते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, एक आदमी इस जगह पर खड़ा हुआ होता था। अभी तो लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्रॉसिंग करने वालों की बात बता दूं, जैसे ये भाई साहब यहां से क्रॉस कर रहे हैं, है ना, यहां पर आप 2 पटरियों को आपस में देख रहे हो इस प्रकार से, इनके बीच में अभी तो जगह है। जंक्शन पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसने बटन दबाया, वो ये दोनों पटरियों को एक साथ क्लब कर देगा ना, अगर क्लब कर देगा तो ट्रैक इस पर चली जाएगी ट्रेन, और इन भाई साहब का पैर उसी में फंसा रह जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा, पटरी क्रॉस करते करते भी कई लोगों के पैर ट्रेन के ट्रैक में फंसे रह जाते हैं। तो वो कैसे फंसते हैं? वो इस इंटरलॉकिंग वाली जगह पर पैर गिरने से फंसता है, नंबर 1। खैर, वो बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए क्या है। तो पहले क्या होता था, मैनुअली ये काम होता था। क्या? एक आदमी होता था जो लीवर पकड़ करके जोर से खींचता था, जट से, और वो खींच करके पटरियों को मर्ज करता था। और एक आदमी होता था जो बैठ करके ट्रैक के बारे में सूचना आगे देता था कि हां साहब, ट्रेन पूरी निकल गई। अब क्या कर दिया, अब सेंसिंग डिवाइसेस लगा दी। सेंसिंग डिवाइसेस कैसे? जो ट्रेन की बोगी है ना, उसके नीचे एक्सल्स यानी जो पहिए लगे हुए हैं,
उनकी काउंटिंग करने के लिए मशीन लगाई गई है। काउंटिंग कैसे होती है, उसको पता है जितने एक्सल निकले उसमें उतना प्रेशर पड़ता जाएगा, धड़ाधड़ भी निकले उसमें प्रेशर पड़ता चला जाएगा, और वो काउंटिंग करा लेगा। काउंटिंग करा लेगा का मतलब है भाई 150 एक्सल निकल गए, यानी कि 75 सेट ऑफ एक्सल्स निकल गए। 75 सेट ऑफ एक्सल्स निकल गए, इसका मतलब 75 डब्बे क्रॉस हो गए। इस प्रकार से काउंटिंग मशीन लगी हुई होती है एक, जो ये पता लगाती है, जिसे आप लोग कहते हैं ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट का क्या काम होता है, ट्रेन इस ट्रैक पर है या नहीं, उसकी जानकारी ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर निकल के नहीं देखता है कि ट्रेन ट्रैक पर आई है या नहीं। वो ट्रैक सिग्नल से चेक करता है कि इतने एक्सल कौन सी पटरी पर से गुजरे, वहां पर वो देख लेता है कि हां भाई ट्रेन इस ट्रैक पर चल रही है। नंबर 1। दूसरा, तीसरा होता है एक पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम। अब वो क्या होता है, ये पॉइंट सिस्टम जो है ना, यही सबसे खतरनाक चीज है जिसने सारा काम बिगाड़ा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज सिस्टम में। वो क्या है, ये ट्रेन को ट्रैक चेंज करने में मदद करता है। अब इसको हम समझाते हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से। देखो, ये रही पॉइंट मशीन। पॉइंट मशीन, ये जो मैंने तस्वीर दिखाई थी ना आपको, ये वाली, जहां पर पटरियां आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं। अब आप इसको यहां पर देखिए, ये एक पॉइंट मशीन जैसी पटरी के किनारे रखी हुई है। देखो ये रखी हुई मशीन, ठीक है ना, ये जो मशीन रखी हुई है ना यहां पर, अब इसको देखो आप, ये ट्रैक सीधा सीधा गुजरने के लिए जा रहा है, ये रहा ट्रैक। अब दूसरा ट्रैक यूं जा रहा है, ये देख लीजिए आप। अब होता क्या है, ये ट्रेन सीधी जाने के लिए निकल रही है, ये ट्रेन इधर जाने के लिए निकल रही है ना, दोनों में से किधर जाएगी वो ये मशीन डिसाइड करेगी। इस मशीन के साथ में बहुत भारी भरकम रॉड लगी होती हैं जो पटरियों को नजदीक और दूर करती हैं। कैसे करती हैं, अब वीडियो देखो। अब आप इसको, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो समझोगे। देखो, ये अपने एक्सल्स हैं, गाड़ी के पहिए हैं, पटरियों पर चलते हुए जा रहे हैं। पहिए का जो अंदर वाला साइड होता है ना, वो लंबा सा होता है। देखो, ये पीछे की तरफ से अंदर की तरफ से लंबा सा साइड होता है। अब देखो, ये पटरी का मुंह खुला हुआ है। अब अगर ये पॉइंट मशीन इसे इस तरफ चिपका देगी तो ये साइड से घूम करके ट्रेन इधर चल देगी। ये देखिए, यहां पर पटरियों की नोज देखो, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, आप कई बार जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो चू चू की आवाजें आ रही होती हैं। वो चू चू की आवाजें असल में इसी कारण से आ रही होती हैं। देखो, ये पटरियां इधर से उधर जो हो रही है ना, बस सारा खेला इसी का है। यानी अगर ट्रेन सीधी निकालनी है तो ये इधर सरका देते हैं, ट्रेन सीधी निकल गई। ट्रेन को घुमाना है तो इसको दूसरी तरफ घुमा दिया, ट्रेन दूसरी दिशा में निकल गई। यानी पूरी कहानी असल मायने में इस पहिए में इस ट्रैक पर लगे हुए ये जो लोहे की पॉइंट ब्लेड्स है ना, ये जिस भी दिशा में जाएंगी गाड़ी उधर घूम जाएगी। यानी इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो ये पॉइंट ब्लेड है, नथिंग एल्स। ये पॉइंट ब्लेड जिस दिशा में हो गई ट्रेन उधर चल देगी। अब आप सोचो, ये किसी एक आदमी के हाथ में होता है, वो आदमी अगर खटका दबा देना, ये देखो, ये रहा आपका पूरा की पूरा, यहां से ये खींचने के रॉड लगी हुई हैं, वहां बटन दबाया, आप किसी भी ट्रेन को कहीं पर भी घुमा सकते हो। ये देखो, कई बार लोगों का पैर इसी में फंस जाता है। ये देखो, आप समझ गए। अब आप अगर इस बात को समझ रहे हो तो यहां पर मतलब, हाँ, एक बालक बोल रहा है हमें तो लगता था ड्राइवर ट्रैक चेंज करता है। ना भाई, ये पॉइंट मशीन चेंज करती है सारा की सारा कारनामा। ये देखो, ये यहां से ऊपर नीचे सक्शन करेगा और ये पूरा की पूरा पॉइंट ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है जो खींच करके, पहले ये इंसान करा करते थे खड़े हुए वहां पर, अब मशीनें करने लग गई और इस प्रकार से ट्रैक या तो सीधे या उल्टे। अब आप समझो कि मालगाड़ी जहां खड़ी हुई है, अब देखो कई बार क्रॉसिंग के समय आपके चू चू की जो आवाजें सुनाई देती है ना, वो असल में इस पे सुनाई देती हैं जब पटरियां अपना ट्रैक चेंज कर रही होती हैं। स्टेशंस पर आपने देखा होगा ट्रेन बदलकर दूसरी ट्रैक पर जा रही होती है, तो इनकी वजह से घिसावट की जो आवाज आती है, घर्षण की जो आवाज आती है ना, वो अक्सर में इनके कारण आवाज आती है। आ गई कहानी समझ में। इस प्रकार से एक नोज जैसी बनी होती है, देखो ये नोज रही बीच में, ये बनी हुई है ना, इसका सारा रोल इसी का ही है। ट्रेन सीधी जाएगी, ट्रेन घूमकर जाएगी, सारा खेल इसी का होता है। समझ गए। वो एक लीवर है, देखो ट्रेन सीधी निकालनी है, सीधी निकल गई, वो दूसरी तरफ चिपक गया तो भाई साहब दूसरी तरफ से डिटैच हो गई, गाड़ी इधर घूम गई। सारा खेला एक्सल से हो रहा है। हमें लगता है ड्राइवर घुमा रहा है, घुमा भाई साहब जंक्शन पे बैठा हुआ आदमी रहा है, उसके हाथ में है वो जिस तरह गाड़ी मोड़े। ये देखो, इन दोनों को मिलाया, सीधा ट्रैक निकल गया, इधर इन दोनों को मिलाया, ट्रैक इधर निकल गया। तो अब आगे बात समझ में। यानी कि इस घटना में जो भी कार्यक्रम ये हुआ है, यहां दो बातें निकल कर आई। पहला, किसी ने गाड़ी को गलत दिशा में घुमाया है। अब किसी ने घुमाया है, इसका मतलब इस विषय पर जांच की जानी चाहिए
किसने घुमाया है, इसीलिए कहा गया है कि इस विषय की सीबीआई जांच कह दी गई है, क्योंकि यह मैनुअल काम हो सकता है। या तो कोई जनाब ऐसे थे जिन्होंने सेंसिंग डिवाइस कह रही है कि इस पर ऑलरेडी हमने आपको डिवाइसेस जो बताई, आप सोचिए ये जो ट्रैक सर्किट नामक मशीन थी जिसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मशीन कहा गया है, ये तो बकायदा काउंट करके बताती है कि कितने पहिए निकल गए। इसको तो पहले से पता था कि लूप 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 लाइन पर ऑलरेडी कोई ट्रेन खड़ी हुई है, और जब ऑलरेडी खड़ी हुई है तो फिर वो घूमकर उस तरफ कैसे गई। आप सोचिए ये सिस्टम 99.9% एरर फ्री है। 99.9% एरर फ्री है का मतलब है इन तीनों में से एक भी चीज गड़बड़ होती है ना, एक भी, चाहे सिग्नल गड़बड़ हो जाए, ट्रैक गड़बड़ हो जाए, पॉइंट गड़बड़ हो जाए, तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, ये पूरी तरह रेड हो जाता है। यानी कि ग्रीन लाइन पूरी तरह रेड हो जाती है। एक भी जगह अगर बटन दबाया और वो काम नहीं हो रहा है तो ये अपने आप रेड हो जाएगा। और ट्रेन को आपने कई बार देखा होगा, ट्रेन को परमिशन नहीं मिलती, ट्रेन बाहर ही खड़ी रह जाती है। बहुत बार जब बड़े जंक्शंस पर आप जाएंगे, जैसे कानपुर जब हम जाया करते थे, हम देखते थे प्रैक्टिस सी हो गई थी, कानपुर जंक्शन पे आने से पहले ट्रेनें खड़ी रहेंगी ही रहेंगी, बाहर जाकर के रोक दिया जाता था, आधा आधा घंटे भी वेटिंग टाइम होता था कई बार। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर बैठा हुआ जो मैनेजमेंट है उसकी बड़ी टेंशन ये है कौन से ट्रैक पर इसको लेना है, उसकी पूरी मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जंक्शन पर पहुंचने से पहले ट्रेनें धीरी हो जाती हैं। धीरे होने पर कई बार थ्रू ट्रेन जो है उसको भी बाहर खड़ा कर दिया जाता है, भाई रुक जाए एक बार, रेड सिग्नल आ जाता है। वो जो रेड सिग्नल है ना, असल में वो इसी बात का है कि पॉइंट मशीन काम नहीं कर रही है, या पॉइंट मशीन ने ये नहीं बताया है कि ट्रैक खाली है कि भरा है। एक बार सबसे जब आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई ऑल खाने टिक, अब बुला लो ट्रेन को। ये बहुत बड़ा काम होता है और ये मल्टी लेवल पर सिग्नल डिपार्टमेंट जो रेलवे का है वो करता है। यानी इसका मतलब किसी एक आदमी के हाथ में भी नहीं है, उसमें पूरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये किस एंड पर गलती की गई है, यानी किसी ने उस रेड सिग्नल को भी तोड़ा है। अब ये किसने तोड़ा, क्या हुआ, अब ये जांच का विषय, इसीलिए सरकार इसमें सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है और सीबीआई जांच की परमिशन भी कर दी गई है कि हाँ भाई सीबीआई जांच करवाओ। उम्मीद है आपको अब इंटरलॉकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले पर डिपार्टमेंट को ये इस प्रकार से दिखाई देता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया, यहां तक सारी बातें मैंने आपको समझा दी। पहले सिग्नल के नाम पर तो इस तरह के झंडे दिखाए जाते थे और इस प्रकार का लीवर होता था जो पटरियों को ज्वाइन करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ये कितना सिस्टम सेफ है? मैंने कहा 99.9% सिग्नल के अंदर ये सिस्टम सेफ है। दुनिया के अधिकांश देशों में इसी को यूज किया जाता है। 0.1% अब वो मैनुअल भी काम हो सकते हैं जो फेलियर हो जाए। ये रेलवे बोर्ड की मेंबर हैं जया वर्मा सिन्हा, उनका कहना है। सरकार के द्वारा इस ओडिशा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। जिनको भी अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेनी है वो इन नंबर्स पर जानकारी ले सकते हैं। रेल हादसों के बारे में 139 पर भी कॉल की जा सकती है। ये जानकारी आपके सामने आ गई। एक बड़ा प्रश्न जो हमारे बालकों के द्वारा उठाया जा रहा है और वो ये है कि अगर रेलवे में कर्मचारियों की संख्या पूरी रहती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, और यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा यथार्थ है। अगर सिग्नल डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति के द्वारा यह मिस्टेक हुई है, संभव है कि वो व्यक्ति ओवरबर्डन्ड हो, वो नींद में हो सकता है उसका ओवर टाइम चल रहा हो। कई बार ऐसी सुर्खियां देखने को मिलती हैं, आप गूगल करिएगा, आज ही आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसमें कई बार, जैसे मेरे अभी राजस्थान की एक घटना है, दौसा करके एक जिला है राजस्थान में, वहां के बारे में बताऊं। वहां पर एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी को ट्रैक पर खड़ी करके और घर चला गया। बोले भाई मेरा ओवर टाइम 3 बार का हो गया है, पहले मैं पहुंचता हूं फिर कह दिया जाता है फिर से ट्रेन लेकर वापस चल दो, तो मैं नींद में गाड़ी चलाऊंगा तो भिड़ा दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं गाड़ी ना चलाऊं। ट्रेन छोड़ करके वो उतर के चल दिया। हालांकि वो डिसिप्लिनरी एक्शन लायक था, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता है कि कर्मचारियों पर बर्डन है तो रेलवे में जो ऑलरेडी परीक्षा हो रखी है, रेलवे के अंदर जो विद्यार्थियों के लिए सिलेक्शन तक हो रखा है, उनकी ज्वाइनिंग कब आएगी? जब मानव रहित, आप मानव रहित क्रॉसिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ जो बैठा हुआ है, सेलेक्टेड है, जिन्होंने इतने 5-5 साल खपा दिए इस परीक्षा की तैयारी में, अगर वो लोग होते तो निश्चित ही ये जो आप आज मानवीय भूल की वजह से इतने मानव खो दिए, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया, देश को इतनी क्षति हो गई, अंतरराष्ट्रीय ह्यूमिलिएशन हो गया, उससे बचा जा सकता था। तो सरकारों को चाहिए कि जहां जहां पर मैन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। माना कि आपने टेक्नोलॉजी लगा दी, लेकिन अल्टीमेटली इंसान डिपेंडेंट ही हैं, और जिन्होंने परीक्षाएं दे दी, आपके अनुसार वैकेंसी के अनुसार बढ़कर सिलेक्शन ले लिया, उनकी ज्वाइनिंग के बारे में सरकार को तत्काल प्रभाव से कार्य करना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात के लिए समझदार होंगे। अच्छा, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट हैंड साइड पे कोने पे राइट का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, चार्ज वाली बात मैं बता दूं, आज 5 तारीख हो चुकी है, 6 और 7 तारीख 2 दिन और बची हैं। आप लोग अगर हमारे साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर प्रीलिम्स प्लस मेंस RAS परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी, तो उसका फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। लॉन्चिंग का नाम दिया गया है, बैच का नाम दिया गया है नटराज बैच। 8 तारीख से सुबह से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सुबह 7 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं सोच तो रहा था 4 से 6 घंटे की क्लासेस दूंगा, लेकिन अभी जब मैं टाइम टेबल बना रहा था तो 8-8 घंटे का शेड्यूल बनकर के मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो कमर कस के तैयार हो जाइए अगर आप चाहते हैं तो बड़ी सारी एडुकेटर्स की टीम, और तो और आज अगर आप चाहिए तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर रवि अग्रहारी सर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी फेमस नाम है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के बीच में, उनके वीडियोस भी डल चुके हैं डेमो के अंदर। उनका टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन आप लोगों को कराया जाएगा। एक टीचर्स की भरमार टीम इकट्ठी रखी है अपन ने, आप चिंता ना करें। बढ़िया बढ़िया शिक्षक, सारे टीचर्स के डेमो डल चुके हैं ऑलमोस्ट। आप जाकर देखिए, डेमो वीडियो देखिए, आपको समझ में आता है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 7500 रुपए, जहां ऑफलाइन की फीस 1 लाख रुपए है, बड़ी बड़ी कोचिंगों ने ऑनलाइन फीस 70-70 हजार रुपए रखी है, वहां हमने 7500 रुपए में ये पहाड़ जैसा सिलेबस, और वो भी 2-2, 3-3 सेट ऑफ फैकल्टीज के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। यदि आपको लगता है कि आप उसके लिए मतलब तैयार हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि राजस्थान स्टेट पीसीएस की परीक्षा कभी भी घोषित हो सकती है। ठीक है ना। टीचर्स के बारे में मैंने बता दिया, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी हम कराएंगे। सोच तो रहे थे 4 से 6 घंटे का बैच होगा, लेकिन असल में यह लंबा सेशन चलने वाला है, क्योंकि सिलेबस पहाड़ जैसा है भाई। 17 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से शुरुआत में हम प्रीलिम्स के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को कमर कस के बैठना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी में उतर रहे हैं, 7 तारीख की नाइट तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि शेड्यूल क्या होगा। यूट्यूब पर भी सेशन डाल दिए जाएंगे कि शेड्यूल क्या होगा। आप कम्युनिटी पोस्ट के आधार पर अपनी शेड्यूल्स को देख सकते हैं, कब कब किसकी क्लासेस होंगी, सारे शेड्यूल्स वहां पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो जिन्हें ज्वाइन करना है तत्काल प्रभाव से ज्वाइन कर लीजिए। 7 तारीख के बाद में कोर्सेज की फीस 15,000 रुपए हो जाएगी। 15,000 रुपए वैसे मतलब टेक्निकली हमारे लिए 15,000 घर में पड़ रही है। 7500 रुपए हमने 7 दिन के लिए ही कोर्स रखा है। ओरिजिनल कीमत इसकी 15,000 रुपए है, कंप्लीट कोर्स की जो हमने रखी है। डेमो हमने सबके डाल दिए हैं, बढ़िया से जाकर के आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाएंगे तो डेमो वाले ऑप्शन में जाकर देख लेंगे, परचेज पर जाएंगे तो परचेज कोर्स में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। डेमो में सबके हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। नटराज बैच के नाम से आप यहां पर जाकर के टीचर्स को डेमो देख लो, कौन कौन पढ़ाने वाला है, क्या करने वाला है। हाँ, और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए, देखिए आपसे गुजारिश है, हमारी सारी की सारी जो कॉल सेंटर लाइंस हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड चल रही हैं। भगवान की दया से आप लोगों का जबरदस्त हमें समर्थन मिला है। आपसे गुजारिश है कि इन्हें केवल तभी कॉल करें, क्योंकि हो सकता है आपको आधा घंटे वेट करना पड़ जाए। समटाइम्स ऐसा भी हो रहा है, बच्चे वेटिंग में रह रहे हैं, लंबा समय से कॉल सेंटर काम कर रहा है। आपसे गुजारिश है, अत्यधिक जरूरत हो तो ही कॉल करें, अदरवाइज 7500 रुपए हमने जो फीस रखी है, वो एक बच्चा जब बाहर कहीं पढ़ने जाता है ना, इसको एक रूम के लिए जो खर्च करना पड़ता है ना, उतनी कीमत पे हमने यहां पर कोर्स पूरा उपलब्ध करा दिया। आप घर बैठकर कोर्स ले लीजिए, इतना मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट मंथ कोर्स आएगा, तब तक हमारे 1 महीने का अनुभव लोगों के जबान पर होगा, आप उसे देख लीजिए।